सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के एमसीक्यूज जो कि आजकल की बहुत चल रहे हैं, जैसे कि सर्जन और रीजनिंग, यानी कि जो कथन और कारण वाले जो सवाल हैं, उन सवालों को मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही फिर आगे अपना जो आंसर सॉल्यूशन है उसको आप देखेंगे। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन जो कि है संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के चेतना के घटकों के अध्ययन के लिए अंतर्निरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन विधि को अपनाया, परंतु यह विधि मनोवैज्ञानिक मापन में ऑब्जेक्टिविटी के मानकों पर खरी नहीं उतरी। अंतर्निरीक्षण विधि पूर्णतः सब्जेक्टिव और आंतरिक अनुभव पर आधारित है, जिसका किसी अन्य बाह्य प्रोडक्शन द्वारा निष्पक्ष सत्यापन संभव नहीं है। चलो, ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा संरचनावाद है, यानी कि जिसको किसने इजाद किया है, विल्हेम वुड और टेचनर, उनके शिष्य टेचनर ने किया था। चेतना, ये भी ठीक है कि घटकों के अध्ययन के लिए इंट्रोस्पेक्शन क्या था, याद है क्या? इंट्रोस्पेक्शन बोलता था कि वो जो व्यक्ति के अनुभव है, जो भी व्यक्ति स्वयं की अवधारणा बनाता है, ठीक है, अगर वो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता है तो हम उसी की बात करते थे, किसमें? इंट्रोस्पेक्शन में। तो ये तो ठीक है कि हम उसको मानते थे, परंतु यह विधि मनोवैज्ञानिक मापन में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी के मानकों पर खरी नहीं उतरी। क्या ये सही है? क्या बिल्कुल ये सही है। ऐसा हुआ था? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सामने वाला सोच रहा है और वैसा ही आप भी सोच रहे हैं। हो सकता है ना कि एक ही वस्तु को लेकर दो अलग अलग व्यक्तियों की दो अलग अलग सोच हो सकती है। आर क्या बोलता है कि अंतर्निरीक्षण विधि पूर्णतः सब्जेक्टिव, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल सब्जेक्टिव है, कि पर्टिकुलर व्यक्ति जो है उसकी जो परवरिश है, उसकी जो विकास है, वो किस दशा में हुई है, वो इसी हिसाब से ही सोच सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, मतलब ए है वो भी ठीक है, आर है वो भी ठीक है, और इसीलिए मैं बोलूंगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि वो क्यों ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्यों नहीं उतरी, तो उसका आंसर क्या हो गया मेरा? सब्जेक्टिविटी के कारण वो जो है अपने ऑब्जेक्टिव से मुकर गया। सेकंड क्वेश्चन को मैं देखने की कोशिश करता हूं कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान व्यवहारवादियों के उद्दीपक अनुक्रिया यानी और मॉलिक्यूलर अप्रोच का पुरंजर खंडन करता है। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात हो रही है। गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार परसेप्शन केवल अलग अलग संवेदिक अवयवों पर यांत्रिक योग मात्र होता है। ठीक है, देखो पहला वाला जो है ना कि वो तो ठीक है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आपको याद होगा, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मैक्स वर्दीमर या फिर कोहलर या फिर कोटकोफ का आपको याद होगा। ये सभी लोग क्या करते थे? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलते थे, और ये लोग क्या मानते थे? अपने आप को समग्र मानते थे। ये लोग क्या मानते थे? समग्र मानते थे। इनका ये मानना था कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। वो कहते थे कि कोई स्ट्रक्चर बोलता है, कोई पार्ट्स बोलता है, कोई बोलता है कि कॉग्निटिव है, कोई बोलता है कंस्ट्रक्टिव। ये बोलते थे कि सबको मिलाकर क्यों ना एक साइकोलॉजी बनाया जाए, और वहीं से मेरा क्या बना था? वहीं से मेरा गेस्टाल्ट बना था। और ये लोग बिल्कुल ऐसा है कि मतलब ये जो एसआर का है ना, ये लोग खंडन करते थे कि इस प्रकार से किसी बच्चे का की साइकोलॉजी का जो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो विकास है ना, वो ऐसे नहीं हो सकता। सेकंड ये है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सेकंड क्या है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन केवल अलग अलग संवेदी अवयवों का यांत्रिक मात्र होता है। देखो ये जो है ना थोड़ा सा डाउटफुल हो गया। ये अलग अलग संवेदिक अवयव कैसे बोल सकते हो, जब मैंने अभी ही कहा कि ये किस चीज़ पर जोर देते थे? ये जोर देते थे समग्र पर। तो ऑप्शन जो ए है अभिकथन है वो ए ठीक है, लेकिन आर जो है वो क्या हो गया मेरा? यहीं पर गलत हो गया। तो इसीलिए ए सही आर गलत कौन सा है? ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यद्यपि सभी बच्चों में विकास का सीक्वेंस क्रम सार्वभौमिक एक समान होता है, बच्चों में विकास की गति और प्रतिमानों में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो अलग अलग पाई जाती है। हाँ, सीक्वेंस और रेट अलग अलग हो सकते हैं ना। हो सकता है कोई 6 साल का बच्चा है, वो उसके जो शारीरिक विकास सब बहुत तेजी से हो रहा हो, ठीक है, तो वो हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है पहले क्या करेगा, सीधे सीधे लिखना सीख जाएगा, बाद में बोलना सीखेगा। सीक्वेंस तो यही बोलता है ना कि भैया बच्चा जो है पहले देखेगा, फिर बोलेगा, फिर आगे चल के लिखेगा, तो वो सीक्वेंस सब में सेम रहेगा। सेकंड, जो मानव विकास है वो हेरिडिटी और डायनेमिक इंटरेक्शन यानी कि जो हमारा जटिल पारस्परिक अंतःक्रिया है, उन सभी को मिलाकर इनका प्रतिफल है। बिल्कुल यार, आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट जो होता है H/E होता है। एच क्या होता है मेरा? हेरिडिटी होता है। ई क्या होता है मेरा? एनवायरनमेंट होता है। एच मतलब यानी कि जो भी अनुवांशिक, जो भी माता पिता से मिला है, हमारा बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है ना कि अगर किसी का माता पिता खिलाड़ी हो तो बच्चा भी खिलाड़ी ही निकले, क्योंकि वो क्या है? उसका एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर उसको ऐसा, उसका हेरिडिटी है, लेकिन अगर उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया कि दोस्त जो है वो सभी के सभी क्या करते हैं? पढ़ाई अच्छा करते हैं, तो क्या पता वो पढ़ाई की ओर इंक्लाइन हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में क्या होगा? अंतःक्रिया होगा, तभी जाकर उस बच्चे का क्या होगा? विकास जो सही होगा। तो इसका आंसर नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या करता है। समीप दूराभिमुखी प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास सिद्धांत के अनुसार एक जो बालक है
पहले अपनी उंगलियों पर सूक्ष्म नियंत्रण हासिल करता है, उसके बाद पूरे हाथ और बाह की गतिविधि। अच्छा, ये जो है ना, ये क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ते हैं विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत में ना एक हम लोग सिद्धांत पढ़ते हैं जो डायरेक्शन की बात करता है। तो डायरेक्शन में दो टाइप की बात करते हैं, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल और एक सिफेलोकॉर्डल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या बोलता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलता है कि बच्चे का अगर बॉडी है ना, तो सेंटर से लेकर बाहर की ओर उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और जो मेरा सिफेलोकॉर्डल है क्या बोलता है? वो बोलता है कि सिर से पैर की ओर क्या होगा, उसका जो विकास है वो होगा। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, देखो बालक पहले अपनी उंगलियों पर, ये पॉसिबल है क्या भाई? बच्चे पहले अपने कंधे पर, कंधे से हाथ पर, और कंधे हाथ से हथेली पर, और उसके बाद कहाँ जाएगा? वो अपने उंगलियों पर जाएगा। ठीक है, तो यार ये तो हम कह ही नहीं सकते कि जो बच्चा है वो इस प्रकार से किसी भी चीज़ को समझेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, थोड़ा सा ये डाउटफुल हो गया। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्या बोलता है कि गत्यात्मक विकास शरीर के केंद्र, जो शरीर का केंद्र है कि मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की ओर तथा निकटवर्ती अंगों के दूरस्थ छोरों की ओर अग्रसर होता है। हाँ, ये जो है मैं कह सकता हूँ क्या कि थोड़ा सा सही है कि जो मेरा गत्यात्मक विकास है वो शरीर के केंद्र से लेकर जो मेरा बाहर की ओर है वहाँ पर जाएगा। इसे मैं ये गत्यात्मक विकास शरीर, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आर है ना वो तो ठीक है, लेकिन जो ए है मेरा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखो, ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है क्या? अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? पावलोव के शरीर अनुबंधन में यदि CS को बिना UCS के बराबर बारंबार प्रस्तुत किया जाए तो अनुबंधित अनुक्रिया का विलोप, एक्सटिंक्शन हो जाता है। देखो यार, अगर आप लोगों ने पावलोव पढ़ा होगा तो पावलोव को याद होगा, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग से किया था। तो एक था मेरा कंडीशनड स्टिमुलस, एक था मेरा अनकंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस कहने का मतलब है उसे मैं खाना तभी दूंगा जब वह घंटी बजेगी। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था कि उसे मैं किसी भी टाइम खाना दे दूंगा। अनकंडीशनड मैं तब कहूंगा जब उसे निश्चित घंटी और समय की बात नहीं करूंगा। कंडीशनड मैं तब बोलूंगा जब मैं उसको निश्चित घंटी के होने के बाद ही क्या करूंगा, उसे खाना को दूंगा। तो ये तो ठीक कह रहा है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध में यदि मैं क्या करूंगा, उसे मतलब अगर बारंबार प्रस्तुत करूंगा तो उसका जो CR का विलोप हो जाएगा। ये ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि तुम यार बार बार उसी चीज़ को करोगे। क्या बार बार चीज़ को करोगे कि बार बार घंटी बजाओगे और खाना नहीं दोगे। बार बार क्या बोल रहा है, घंटी बजाओगे और खाना नहीं दोगे तो उसका जो अनुबंधित अनुक्रिया है वो विलोप हो जाएगा। वो समझ जाएगा कुछ टाइम के बाद कि ये मेरे को ना सिर्फ बार बार घंटी बजा रहे हैं, खाना नहीं दे रहे, तो उसका विलोपन हो जाएगा। ये ठीक है, ये हो सकता है, ये ठीक है मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विलोप का तात्पर्य यह है कि पूर्व में स्थापित अनुबंध छात्र की स्मृति और तंत्रिका तंत्र से हमेशा के लिए स्थायी रूप से नष्ट। ये गलत है। ऐसा थोड़ी है कि अब उसको अगली बार खाना दोगी भी तो भी उसके मुंह में लार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है भैया। अगले बार उसको अब जब खाना दोगे ना तो हो सकता है ना कि इसके मुंह पे लार जो है वो आए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ये आर है ना, ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये अब थोड़ा क्लियर हो गया कि ए वाला जो है वो सर सही है, आर जो है मेरा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्या बोलता है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध में ऋणात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और दंड एक समान मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मेरा रीइंफोर्समेंट है और जो पनिशमेंट है वो एक समान प्रभाव उत्पन्न करे। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो पनिशमेंट अलग चीज़ है और जो मेरा जो रीइंफोर्समेंट है बहुत अलग चीज़ है। इसमें भी दो प्रकार होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो मेरा पनिशमेंट है उसमें भी होता है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, हम किसी चीज़ को देकर उसका जो पुनर्बलन है उसको बढ़ाते थे, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, हम उससे कुछ छीन कर उसका जो रीइंफोर्समेंट है वो करते थे। ठीक है, पॉजिटिव में याद रखना उसको कुछ देकर और नेगेटिव में उससे कुछ छीन कर। ठीक है, तो अब देखो हमारा क्या अगला क्या बोल रहा है, ऋणात्मक पुनर्बलन किसी अप्रिय कष्टप्रद उद्दीपक को हटाकर वांछित व्यवहार को दृढ़ प्रोत्साहित करता है, जबकि दंड किसी अवांछित व्यवहार की दर को कम करता है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है यार, ये तो गलत हो गया, लेकिन आर जो है ना बहुत परफेक्टली लिखा गया है। ये बोल रहा है कि किसी कष्टप्रद उद्दीपक को हटाकर, अगर मुझे पता है कि जो बच्चा है वो एक निश्चित खिलौने से डरता है तो मैं उसको हटा दूंगा। मैं क्या करूंगा, उसको हटा दूंगा, तो बच्चा उस कमरे में फिर से जाने लगेगा, प्रोत्साहित हो जाएगा। तो ये मेरा जो है ये मेरा ठीक बोल रहा है। अब दंड किसी अवांछित व्यवहार की दर को कम करता है। पता है बच्चा बार बार टीवी देख रहा है, नहीं सुनता है, 2 झप्पड़ लगा दोगे वो दर को क्या कर देगा, धीरे से कम कर देगा। तो ये मेरा समझ में आया आपको। तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि ए जो है मेरा वो क्या है, ए गलत है, लेकिन आर जो है मेरा क्या है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या इसका सही आंसर। अब देखिए ये क्या बोलता है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत ठीक है के अनुसार केवल भाषाई एवं तार्किक गणितीय बुद्धि ही व्यक्ति की समग्र बौद्धिक क्षमता और जीवन में सफलता का पैमाना नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार, जिसके पास केवल भाषाई और गणितीय बुद्धि है, इस बात की क्या गारंटी है
इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो बौद्धिक क्षमता और जीवन में सफलता का पैमाना नहीं हो सकती। मतलब ये ऑप्शन सही है ना, मतलब ये ठीक कह रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। बुद्धि कोई एक अविभाज्य एकांकी यूनिटरी क्षमता नहीं है, देखो क्षमता नहीं है, बल्कि यह अनेक स्वायत्त बौद्धिक योग्यताओं का समुच्चय है जिसे न्यूरोबायोलॉजी बायोलॉजिकल आधार भिन्न होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये एक यूनिटरी क्षमता नहीं है, इसमें बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल फ्रेम्स काम करते हैं और वो अलग अलग मल्टीपल फ्रेम्स मिलाकर किसी एक व्यक्ति की बुद्धि को काम करता है। आज के समय में आपको यदि सीटेट निकालना है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सीडीपी पढ़ेंगे और आपका एक यूनिटरी फैक्टर काम करके आपको एग्जाम को निकाल जाएगा। आपको लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगा, आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा, और थोड़ा आपका सब्जेक्ट एनवायरमेंट हो गया, फिर आपका मैथ साइंस वाले हैं तो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो मतलब ये दोनों सही है और दोनों उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखता हूं कि स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विशिष्ट कारक एस फैक्टर जन्मजात और अपरिवर्तनीय होता है जिसे प्रशिक्षण द्वारा बदला नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ये जो जी एस फैक्टर है, एस यानी कि क्या था, स्पेसिफिक, ये जन्मजात है, ये बिल्कुल गलत है। जो जी है एक एस है, तो जी वाला जो फैक्टर है शायद उसकी बात होती है कि वो जन्मजात है, एस वाला स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो जन्मजात नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो मेरा असर्शन है वहीं पर सी अभिकथन जो है मेरा वहीं गलत हो गया। स्पीयरमैन के अनुसार जी फैक्टर सार्वभौमिक जन्मजात ऊर्जा है जो व्यक्ति के सभी संगठनात्मक कार्यों में अंतर्निहित रहती हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो है ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है मतलब आर जो है वो मेरा सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गलत है, सॉरी ये जो है मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हाँ ए गलत है और आर जो है वो सही है, ये हो जाएगा। अब अगला चलते हैं हम लोग क्रिएटिविटी का 2 क्वेश्चन देखते हैं। एक उच्च बुद्धि लब्धि यानी कि हाई आईक्यू के संपन्न बालक अनिवार्य रूप से अत्यधिक सृजनात्मक हाईली क्रिएटिव होगा, गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसका आईक्यू ज़्यादा है वो क्रिएटिव होगा। हाँ, लेकिन जो क्रिएटिव है उसमें 99% चांस है कि उसका एक हाई आईक्यू हो, इस बात की गारंटी हो सकती है। आईक्यू जिसका हाई है वो क्रिएटिव होगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा जो असर्शन है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा गलत हो जाएगा। आर को देखता हूँ, रचनात्मकता के लिए मुख्य रूप से अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, लचीलापन, मौलिकता एवं प्रभावशीलता की आवश्यकता होती है, मानक आईक्यू परीक्षण के केंद्र में नहीं होते। ये जो ऑप्शन है ना ये ठीक कह रहा है कि भैया उसका जो मेरा लचीलापन, मौलिकता, प्रभावशीलता, ये तो आपको पता होगा ना कि रचनात्मकता की ये तत्व है। अब सारी चिंतन भी क्या है, उनमें से एक तत्व है। अब सारी चिंतन जिसमें होगा उसी में क्रिएटिविटी होगा। तो अब जो आर है वो मेरा ठीक है, तो इसीलिए ये जो मेरा ए है वो गलत है, लेकिन आर जो है वो मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों को गलतियां करने की स्वतंत्रता तथा जोखिम लेने का वातावरण प्रदान करना उनकी रचनात्मकता क्षमताओं को पोषित करता है। जो क्या बोल रहा है, उनको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे ना कि बच्चे सोच सके तो ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग याद है क्या, ओसवेल का ब्रेन स्टॉर्मिंग हम करने देंगे तो बच्चों के लिए अच्छा, ये ठीक कह रहा है। अत्यधिक बाह्य नियंत्रण, मानकीकृत कठोर नियम और उपहास का भय विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक लचीलापन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और नए प्रयोग करने की इच्छा को कुंठित करता है। बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा कठोर नियम, हार्श आप पनिशमेंट्स देंगे, रूल्स बनाएंगे तो उनको दिक्कत होगा। उपहास कहने का मतलब क्या है कि आप उनका मजाक उड़ाएंगे जब भी वो कुछ क्रिएटिव या कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल वो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को उनका कम करेगा। ये भी ठीक कह रहा है और ये एक प्रकार से सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, ये व्याख्या नहीं है वाला तब होता है जब दोनों का जो टॉपिक है ना वो टोटली इंडिफरेंट हो, मतलब दो अलग ही रहेगा ना, तब उसको बोलेंगे व्याख्या नहीं करता। फिर से आकलन मूल्यांकन देखता हूँ। अधिगम के लिए आकलन में रचनात्मक एवं निदानात्मक प्रक्रियाओं का निरंतर समावेश होता है, ये ठीक है। अधिगम के लिए फॉर में क्या होता है, जब भी फॉर से मैं याद भी कराता हूँ, फॉर से होगा फॉर्मेटिव, ये ठीक है। और निदानात्मक प्रक्रियाओं का निरंतर समावेश, हाँ ये ठीक है कि हम कंटिन्यूस उस प्रोसेस को देखते रहते हैं कि मतलब बच्चा जो है वो सही से किस चीज़ को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा ठीक है, मतलब अभिकथन सही है। इसका मुख्य प्रयोजन जो है, इसका मुख्य छात्रों की अंतिम ग्रेडिंग और रैंकिंग तय करना नहीं बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सीखने की कमियों को पहचान कर प्रभावी प्रतिपुष्टि फीडबैक, बिल्कुल सही है यार कि हम फॉर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर से मेरा क्या आता है, फॉर्मेटिव, और फॉर से मेरा आता है फीडबैक, यानी कि जिसको बोलते हैं आप लोग पृष्ठ पोषण बोलते हैं ना, ठीक है। प्रतिपुष्टि लिखा हुआ है, कई जगह इसको पृष्ठ पोषण भी बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा और एक सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको देख लेता हूँ। ये क्या कहता है, अभिकथन, यदि कोई शैक्षणिक मूल्यांकन उपकरण अत्यधिक विश्वसनीय यानी कि रिलायबल है तो वह अनिवार्य रूप से वैलिड भी होगा। रिलायबिलिटी की बात कर रहा है। अच्छा,
वैलिडिटी या सुनिश्चित करती है कि परीक्षण उसी विशिष्ट उद्देश्य या गुण या मापन कर जिसके लिए उसे बनाया गया है, जबकि रियलिबिलिटी, ठीक है, जबकि रियलिबिलिटी केवल परिणामों की स्थिरता और विसंगति को दर्शाता है। देखो पहला जो ऑप्शन है ना वो क्या बोल रहा है कि अत्यधिक विश्वसनीय है तो वह अनिवार्य रूप से वैलिड भी होगा। ये ज़रूरी नहीं है, अगर वो रिलायबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या होगा, वो वैलिड भी होगा। हो सकता है ना कि उसमें कुछ खामियां होंगी। रियलेबल है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वो उसको हम मानक स्तर पर एक्यूरेट तरीके से लागू कर देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो मेरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला बात करते हैं कि यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षण, वैलिडिटी जो है सुनिश्चित करता है कि परीक्षण उसी विशिष्ट उद्देश्य या गुण के मापन करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। ये बिल्कुल ठीक लाइन है, एकदम ठीक लाइन है। ठीक है, और ये बोला है उसकी रियलिटी जो है ना वो केवल ऐसा नहीं है कि उससे रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो कंटिन्यू मैं इस चीज़ को करूँगा, ये ठीक बात है ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर मारने पीटने से बच्चा पढ़ रहा है तो वो तो विश्वसनीय हो गया तो वैलिड भी होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। मारने पीटने से क्या पता कुछ और उसमें विसंगति भी आ गई। मारने पीटना पेरेंट्स ही बोलते हैं मारो पीटो, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हम बच्चों को उसी तरीके से सिखाएंगे। तो ए वाला जो है ना मेरा गलत है, लेकिन जो आर है मेरा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। इसी प्रकार का आपको एमसीक्यू और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं और ऐसी ढेर सारी एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।